Hello everyone, I am Arpita Pal, your educator, and we are once again here with the course The 10 Most Important Topics in Indian Polity. In this course, we will be having another lesson which will be beneficial for a UPSC CSE examination for GS paper 2 point of view. But before beginning, there is an important announcement for you all. If you want to have the daily Hindu news analysis and analysis of important international organizations, daily MCQs for your prelims preparation, strategy classes for UPSC, CSE, Polity and Economics classes, you can subscribe to our YouTube channel for the same. Also, you can press the bell icon and never miss an update. You can also use the code SHARMA20 to get 10% discount on Unacademy Plus, as Arpita Sharma ma'am is taking Live Plus courses on Unacademy Plus platform. So use the code SHARMA20, get 10% discount and reap the benefits. Let's begin. Now, this lesson deals with the 42nd Constitutional Amendment Act, which is also known as the Mini Constitution. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इस अमेंडमेंट को. ये जो अमेंडमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लैंडमार्क कहा जाता है और इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है. अब क्यों कहा गया है, वाई इज दिस अमेंडमेंट कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और वाई इज इट अ लैंडमार्क अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी विल डिस्कस इट इन दिस लेसन. See, but before understanding the 42nd Amendment Act, you need to understand a chain of events which took place previously or in the past. 42nd Constitutional Amendment समझने से पहले आपको एक चेन ऑफ इवेंट समझना होगा कि ऐसा क्या हुआ था कि अमेंडमेंट लाना पड़ा, या कौन सी गवर्नमेंट या कौन से प्राइम मिनिस्टर ने इस अमेंडमेंट को इनिशिएट किया था. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द चेन ऑफ इवेंट्स. चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग विद June 12, 1975. What happened on June 12, 1975? See, it was alleged that the then Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi, she was alleged of electoral malpractice. मतलब जून 12, 1975 में जो हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनके अगेंस्ट एक एलिगेशन आया था कि उन्होंने जो इलेक्शंस हुए हैं, जनरल इलेक्शंस में उन्होंने इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस यूज़ की हैं और गलत तरीके से जो इलेक्शंस हैं वो जीते हैं. दिस केस वॉज ऑल्सो फेमसली नोन एज द राज नारायण वर्सेज प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, एंड प्राइम मिनिस्टर वॉज फाउंड गिल्टी. गिल्टी हुई थी वो प्रूव कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक्चुअली इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस उन्होंने यूज़ की हैं इलेक्टोरल या इलेक्शंस में, एंड हेंस शी वॉज डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो इसलिए कहा गया था कि अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकती बिकॉज उन्होंने माल प्रैक्टिसेस यूज़ की हैं. ऑल्सो ऑन द अदर हैंड इसी दौरान क्या हुआ कि एक पब्लिक मूवमेंट भी शुरू हो गया था दिल्ली में. कैसे? बिहार छात्र संघ संघर्ष समिति जो थी, विच वॉज लेड बाय जेपी. जेपी बहुत फेमस रहे हैं, बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण. तो उन्होंने एक रैली ऑर्गेनाइज की थी क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर लीडर थे, मास लीडर थे. तो लोग उनकी, या बच्चे या स्टूडेंट्स की अगर बात करें, वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनको सुनते थे. सो दैट इज़ वाई बिहार छात्र संघ संघर्ष समिति ऑर्गेनाइज अ रैली अगेंस्ट करप्शन विच वॉज लेड बाय जयप्रकाश नारायण और जेपी. तो ये भी एक तरह की रैली जो थी अलग तरफ चल रही थी. एक तरफ जो प्राइम मिनिस्टर थी उनके अगेंस्ट एक केस हुआ था हाई कोर्ट में जहाँ पर ये प्रूव किया गया कि यस शी वॉज गिल्टी, या फिर ये पता चला कि यस शी वॉज गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस. दूसरी तरफ यहाँ पर एक पब्लिक मूवमेंट, पब्लिक आउटरेज हो रहा था जिसकी वजह से उनके ऊपर या उनकी गवर्नमेंट के ऊपर, जो प्राइम मिनिस्टर थी उनकी गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रहे थे या करप्शन के लिए उनको ब्लेम किया जा रहा था. तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी. देन व्हाट हैपेंड? On 25th June 1975, internal emergency was imposed all over the country. अब देखो, आज तो क्या है, इंटरनल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है. आज अगर आपने पिछला लेसन पढ़ा हो, आज तो हम बियर की पॉलिसी फॉलो करते हैं. व्हाट इज वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन. आज तो हम ये फॉलो करते हैं ना, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. आज हम ये फॉलो करते हैं, जबकि पहले क्या होता था कि इंटरनल जो एक इमरजेंसी है वो भी इम्पोज होती थी. तो 1975 में क्या हुआ, 20 जून को, कि इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई ऑल ओवर द कंट्री. दिस इमरजेंसी कंटिन्यूड टिल 21 मार्च 1977. इट शुड बी 1977, सॉरी फॉर द टाइपो एरर. सो इट कंटिन्यूड टिल 1977. सोच रहे हैं आप, 2 साल तक ये जो इंटरनल इमरजेंसी है ये कंटिन्यू की गई, एंड हेंस मीसा वॉज इम्पोज इन द कंट्री. अब मीसा क्या था?
मीसा वॉज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 1971। ये ऐसा एक एक्ट था जिसमें बेसिकली जो भी उस वक्त गवर्नमेंट के अगेंस्ट था ना, उनके ऊपर ये इम्पोज कर दिया गया था। सी, इन दिस लेसन वी आर नॉट डिस्कसिंग आर पॉलिटिकल कंसर्न्स, या हमारा जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम एज एन एस्पिरेंट जो कि पास में चीज़ें हुई हैं सिर्फ वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको वही समझा रही हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए समझना रेलिवेंट है। नाइदर आई एम फेवरिंग समबडी नॉर आई एम बायस्ड टुवर्ड्स एनीबडी एल्स। So from exam point of view what is important for you, we are discussing that much only. So उस वक्त क्या हुआ था कि मीसा इम्पोज किया गया था। मीसा वॉज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 1971 एंड दिस वॉज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द इंटरनल इमरजेंसी। कि यहाँ पर जो भी बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो बोल रहे थे या जो भी ऑपोजिशन लीडर्स हों उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था, जिसमें अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, ये लोग सब, अगर आपको याद हो लालू प्रसाद यादव, ये लोग सब जेल में गए थे, इनको जेल में डाल दिया गया था। तो काफ़ी एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट हुआ था ये उस जमाने में साबित। It was also known as the darkest hour of India's democracy because power was in the hands of one single family. Darkest hour क्यों कहा गया? देखिए, India is world's largest democracy. In world's largest democracy, if political leaders or if common man is being tortured or if he or she is being put behind the bars without any particular crime being done or just under the name of a particular act, then that is the darkest hour of India's democracy. अगर अपनी आवाज़ उठाने के लिए आप किसी को जेल में डाल रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी नहीं रही, that is a dictatorial regime then. That is why it was also termed as the darkest hour of India's democracy, because the whole power was concentrated in the hands of the government or in the hands of one family. Then what happened? Then came the 42nd constitutional amendment. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, कहाँ पर? प्रीएम्बल अमेंड किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए। अगर आप देखें तो प्रीएम्बल इज द प्रीफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिफ्लेक्ट्स द विजन, नॉट ओनली विजन, क्या क्या रिफ्लेक्ट करता है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। बेसिकली प्रीएम्बल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये विजन तो रिफ्लेक्ट करता ही है हमारे फोर फादर्स का, जो उनके विजन था उनका हमारी कंट्री को लेके कि किस तरह की एक इंडियन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो तो रिफ्लेक्ट करता ही है। और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है प्रीएम्बल का, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। अभी आप बस इतना समझ लें, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने अगर सबसे ज़्यादा चेंजेस किए तो वो थे प्रीएम्बल में। इसके अलावा 40 आर्टिकल्स जो थे दे वर रीरिटन, 14 आर्टिकल्स वर एडेड एंड दैट इज वाई दिस वॉज ऑल्सो बैडली क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया गया था। क्या क्रिटिसिज्म थी, दैट विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड फर्दर। अभी आप इतना समझ लें कि 1975 में क्या हुआ। बेसिकली अगर आप देखें तो 1975 में मीसा लगाकर सबको, या जो बेसिकली जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या जो भी एक पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट बोल रहे थे सिटीजन्स थे, उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद फाइनली 1976 में आपके पास आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट कैसे आ गया? क्योंकि ऑपोजिशन में कोई अगेंस्ट नहीं था ना। अगर अगेंस्ट कोई है ही नहीं आपके किसी एक्ट को, अगर गवर्नमेंट कोई एक एक्ट पास कर रही है, कोई एक्ट लेकर आ रही है, और अगर ऑपोजिशन के ज़्यादातर लोग हैं ही नहीं, वहाँ पर इंटरनल इमरजेंसी लग रही है, तो फाइनली गवर्नमेंट ही वहाँ पर सबसे बड़ी रूलर है। तो गवर्नमेंट ने इसलिए ये अमेंडमेंट एक्ट इजीली पास कर दिया, क्योंकि ऑपोजिशन में तो कोई था ही नहीं, सबको तो जेल में डाल दिया गया था। So that is why it was easy for the government to pass the Constitutional Amendment Act. Then what happened? प्रीएम्बल की अगर हम बात करें, प्रीएम्बल में 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स ऐड किए गए थे वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। इफ़ यू हैव रेड द चैप्टर 1 ऑफ एम लक्ष्मीकांत, या फिर अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने ये वर्ड्स देखे होंगे दैट दीज वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। इससे पहले ये वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में डिफाइंड नहीं थे। ऑल्सो व्हाट वाज डन, आर्टिकल 31C वॉज एडेड। आर्टिकल 31C बेसिकली जो था, ये यहाँ पर आएगा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब आर्टिकल 31C जो था दैट वाज ऑलरेडी एडेड बाय 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। पर अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, 31C जो था आर्टिकल, उसका स्कोप इंक्रीज कर दिया गया। स्कोप कैसे इंक्रीज कर दिया गया? देखिए ऑलरेडी ये आर्टिकल तो है, एग्जिस्ट कर ही रहा है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में, पर अब अगर आपको किसी एक आर्टिकल का स्कोप इंक्रीज करना है, लाइक कि जो पार्ट 4 था, जो हमने डीपीएसपी पढ़ा है ना, इफ़ यू रिमेंबर कि हम लोगों ने एक चंपाकंद दोराइजन वाला केस भी पढ़ा था, आई होप आप लोगों को याद हो। चंपाकंद दोराइजन केस में ये कहा गया था कि पार्ट 3 जो होगा किसी भी केस में, अगर पार्ट 3 और पार्ट 4 की अगर बात करें, पार्ट 3 में क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स,
पार्ट 4 में क्या आता है, डीपीएसपी। तो अगर कभी भी पार्ट 3 और पार्ट 4 में कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट के केस में हमेशा पार्ट 3 प्रिवेल करेगा। किस केस में, किस केस में, जहां पर भी कोई डिस्प्यूट आता है, ठीक है। और ये चीज किस उसमें बताई गई थी, किस रेफरेंस में, चंपाकंद दोराइजन केस में, ठीक है। तो ये बताया गया था। अब यहाँ पर 31C में क्या हुआ, ये यहाँ पर कह दिया गया कि अगर इसका स्कोप कैसे एक्सपैंड किया गया कि अगर कभी भी कोई भी ऐसा केस होता है जहां पर अगर पार्ट 4 और पार्ट 3 में कोई डिस्प्यूट है तो देन पार्ट 4 विल प्रिवेल। पार्ट 4 में क्या है, हमारे डीपीएसपीज हैं, जबकि अगर पार्ट 3 की बात करें तो वहां पर क्या है, फंडामेंटल राइट्स। और अगर आपको याद हो तो हमने फंडामेंटल राइट्स का देखा था, फंडामेंटल राइट्स आर इम्पोज्ड और आर गिवन टू द सिटीजन्स विच इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट और ऑन द स्टेट। अगर आपको स्टेट की डेफिनेशन याद हो, हम आर्टिकल 12 में बढ़ चुके हैं। तो ये लोगों को राइट्स देती है। तो अगर आप देखें तो डीपीएसपी जो था वो तो ये बता रहा था कि गवर्नमेंट को क्या क्या चीजें या जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। सो यहाँ पर अगर बात करें 31C का अगर स्कोप बढ़ा दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्ट 4 है उसका स्कोप बढ़ा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर पार्ट 4 का स्कोप बढ़ा दिया गया, मतलब अगर आप कोई भी चीज होगी, अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच में तो वहां पर पार्ट 4 प्रिवेल करेगा। ऐसे ही अगर आर्टिकल 31D की बात करें, यहाँ पर पहली बार द वर्ड एंटी नेशनल वॉज यूज। इससे पहले कभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी नेशनल वर्ड यूज नहीं किया गया था। यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर कोई भी सिटीजन या फिर कोई भी व्यक्ति अगर एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है देन उनके साथ क्या होगा कि इफ द स्टेट मेक्स एनी लॉ अगेंस्ट एंटी नेशनल फोर्सेज दैट इट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अगर ऐसी कोई एंटी नेशनल फोर्स है जो कि स्टेट अगर उनके अगेंस्ट स्टेट कोई लॉ बनाता है तो उसको नल एंड वॉइड नहीं कहेंगे, तो वो लॉ पूरी तरह से वैलिड होगा। पर ये नहीं बताया गया बेसिकली कि एंटी नेशनल डाल तो दिया, ये नहीं बताया एंटी नेशनल कौन होगा। और अगर उस जमाने की बात करें तो वहाँ उस समय ऐसा रूल चल रहा था कि जो भी सरकार के अगेंस्ट बोलता था उनको एंटी नेशनल करार दे दिया जाता था। ऐसे ही आर्टिकल 39A, दिस वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल बिकॉज इट प्रोवाइडेड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने डीपीएसपी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो पुअर है उनको भी पूरी राइट होनी चाहिए जो लीगल एड है वो मिलने की। तो इसलिए रिच जो होते हैं वो तो एक्सपेंसिव लॉयर्स हायर कर लेते हैं कुछ केसेस में, बट जो पुअर हैं उनके पास ऐसा नहीं हो पाता। दैट इज अगर आप अब देखें तो जो पुअर हैं उनको फ्री लीगल एड कई केसेस में दी जाती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स दिए जाते हैं। सो आर्टिकल 39A जो था वो ऐड किया गया था, विच वॉज अ वेरी गुड स्टेप। ऑल्सो आर्टिकल 43A, 48A एंड 39F ऑल वर एडेड। ये सारे पॉजिटिव आर्टिकल्स थे, इनमें कुछ नेगेटिव नहीं था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना क्रिटिसिज्म किस किस चीज का हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के जो इमरजेंसी प्रोविजंस थे वो क्या बताए गए थे, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अभी तो क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी बेसिकली जो होती है वो लगती है। इससे पहले क्या होता था कि नेशनल इमरजेंसी लगती थी, बट तब क्या कह दिया गया, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ऐसा होता है कि सपोज किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर इमरजेंसी लगाना जरूरी है तो वहां पर इंटरनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी। इमरजेंसी नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अ पार्ट ऑफ द कंट्री नाउ, ठीक है। अभी हमने क्या बात की थी कि पहले क्या होता था, जो वियर था वो यहाँ पर, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आर्म्ड रिबेलियन तो अब यूज करते हैं हम, एक्सटर्नल अग्रेशन आर्म्ड रिबेलियन। पहले इंटरनल इमरजेंसी का भी कॉन्सेप्ट था, तो इंटरनल इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया गया। यहाँ पर ये कह दिया गया कि अगर किसी स्टेट में भी रिक्वायर्ड है ना, अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या कंट्री के रिक्वायर्ड है तो वहां पर इंटरनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहले तो पूरी कंट्री में ही लग रही थी। देन आर्टिकल 131A, इसमें क्या कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ सेंट्रल लॉज को जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे और जो हाई कोर्ट्स हैं वो सिर्फ स्टेट लॉज में इंटरफेयर करेंगे। जुडिशियल रिव्यू वाला अगर आपने लेसन नहीं देखा है, आई वुड रेकमेंड प्लीज डू वॉच दैट लेसन सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस लेसन। So in case of judicial review, the Supreme Court can only review central laws and the high courts were only allowed to review state laws. ये एक चेंज किया गया था। Then article 144 and 228A, what did these articles suggest? They suggested that judicial review can only be done by a 7-judge bench. जबकि अगर हमारे forefathers की बात करें, उन्होंने ये बात या उन्होंने ये चीज़ हमारे जो जुडिशरी थी उनके ऊपर छोड़ी थी कि आप कितने भी जजेस जो हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे जुडिशियल रिव्यू में या नहीं करेंगे, वो जुडिशरी के ऊपर है। यही तो होता है ना सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर जुडिशरी के काम में इंटरफेयर ना करें एंड वाइस वर्सा।
फोर फादर्स ने भी यही किया था, उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी थी कि कोई अगर जुडिशियल रिव्यू का कोई केस है तो वहाँ पे कितने जजेस की बेंच बनेगी, बट आर्टिकल 144 एंड आर्टिकल 228 सजेस्टेड that judicial review can be done only by a 7-judge bench, which was basically a restriction on the powers of the judiciary. separation of powers का concept यहाँ पर फेल हो रहा था. ऐसे ही डिलिमिटेशन क्या होता है बेसिकली कि इलेक्शंस के लिए देखिए पॉपुलेशन चेंज होती है, डेमोग्राफी चेंज होती है कंट्री की, तो डिलिमिटेशन करना पड़ता है. हमें ये देखना पड़ता है कि अगर इलेक्शंस के लिए हमें कहाँ कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो डिफाइन करनी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग. यहाँ पर ये कहा पहले क्या होता था कि 10 ईयर्स फिक्स कर दिया गया था कि 10 साल के बाद ही डिलिमिटेशन होगा. अभी अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी डिलिमिटेशन की जो प्रोसेस है वो की जाएगी इलेक्शंस के लिए, बिकॉज अब वो नई यूनियन टेरिटरीज बनी है तो वहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, राइट, बिकॉज उनको अलग किया गया है. पहले लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर वर अ सिंगल स्टेट, बट नाउ दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज. सो डिलिमिटेशन इज नेसेसरी वहाँ पर डिफाइन करने के लिए कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वहाँ इलेक्शंस होंगे. अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया. कहा कि नहीं, 2000 तक, ईयर 2000 तक कोई डिलिमिटेशन की प्रोसेस नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग ही पॉपुलेशन को देखा जाएगा. 2000 के बाद जो भी प्रोसेस है वो होगा, जबकि ये पहले हर 10 साल में ये प्रोसेस होती थी. यहाँ पर ये चेंज किया गया. फिर क्या हुआ, 22 मार्च 1977 दैट वाज अ लैंडमार्क डेट. व्हाई? बिकॉज इमरजेंसी हटा ली गई. इमरजेंसी कौन सी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंटरनल इमरजेंसी, ना कि एक्सटर्नल इमरजेंसी या वॉर और आर्म्ड रिबेलियन के केस में होती, वो नहीं, इंटरनल इमरजेंसी. इमरजेंसी हटा ली गई, जनरल इलेक्शंस रखे गए. अब जनरल इलेक्शंस रखे गए, उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस लॉस्ट, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लॉस्ट द इलेक्शंस बैडली एंड जनता पार्टी केम टू पावर. पहली बार ऐसा हुआ था कि एक नॉन कांग्रेस पार्टी पावर में आई थी. And finally, what they did, they passed the 43rd and 44th Constitutional Amendment Act, which was basically a remedy for the 42nd Constitutional Amendment Act. 42nd Constitutional Amendment Act में जितनी भी गलतियां थी या जितनी भी ऐसा लग रहा था कि पब्लिक के अगेंस्ट कोई चीज़ जा रही है, उनको ठीक करने के लिए 43rd और 44th Constitutional Amendment Acts लाए गए. यहाँ पर सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ऐड कर दिया गया था, विच हैड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. ये कहा गया था बेसिकली 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया था कि सेक्शन 4 और सेक्शन 55 ऐड किया गया था. और ये कहा था कि अगर पार्लियामेंट कोई अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. इस तरह से तो आप ये देखें कि ये तो डिक्टेटोरियल रेजिम हो जाती अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जो कि सिटीजन्स के लिए, कंट्री के लिए सही नहीं है, और इफ इट इज गोइंग अगेंस्ट द कंट्री देन इट वाज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी अलाउड नहीं था. यही चीज़ को इसी चीज़ को चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल्स केस में. एंड फाइनली मिनर्वा मिल्स केस में ये कहा गया कि नहीं, द जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपको याद हो, हमने ये लास्ट लेसन में भी पढ़ा है, हमने जुडिशियल रिव्यू वाले चैप्टर में ये पढ़ा है कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट कैन नॉट बी चेंज. बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के. सो इसलिए अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. I hope you have understood the lesson. If you have liked the lesson, do press the like button and subscribe to our channel. Also mention if any improvements are required in the comment section. Thank you so much.